Assalamu alaikum. Today our topic is features of Indian Constitution. We already know that in second semester of political science we have to know about Indian government and politics. So this topic is also for second semester students. So without wasting our time, we will directly move to our topic features of Indian Constitution. Indian Constitution was framed by Constituent Assembly of India. जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो भारतीय संविधान है, इसको कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने बनाया. इट वॉज अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949 एंड एनफोर्सड enacted on 26 January 1950. We already know that 26 November every year is celebrated as Constitution Day or Law Day. And we have chosen 26 January 1950. We have chosen 26 January only because it was on the same day in 1930 that Indian National Congress celebrated or passed a resolution for complete independence, Purna Swaraj. Now, directly coming to features of Indian Constitution. First and important feature is Indian Constitution is lengthiest and bulkiest. Originally, when Constitution was adopted, there were 395 articles, 8 schedules, 22 parts. जब कॉन्स्टिट्यूशन को लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को, तो उस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन में 395 आर्टिकल्स थे, 8 शेड्यूल्स थे, 22 पार्ट्स थे. एज ऑफ जनवरी 31 2019, अगर हम जनवरी 31 2019 की बात करेंगे, 470 आर्टिकल्स. उस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन में 470 आर्टिकल्स थे. आर्टिकल्स का तादाद 395 के ऊपर नहीं जाता है, लेकिन नए नए क्लॉज ऐड किए जाते हैं, जिसे हम कहते हैं 470 आर्टिकल्स. 12 शेड्यूल्स, पहले 8 शेड्यूल थे, अब 12 शेड्यूल्स है, 12 शेड्यूल्स है. उसके बाद हमने 4 पार्ट्स ऐड किए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, तो अभी 26 पार्ट्स होने चाहिए थे, लेकिन 7th पार्ट जो है उसको हमने डिलीट किया है, ओमिट किया है कॉन्स्टिट्यूशन से, तो अभी 25 पार्ट है. और अब तक 104 अमेंडमेंट्स ऐसी हुई है जिनको पास किया गया है. बिल्स काफ़ी ज़्यादा पास हुई है राज्यसभा में, लोकसभा में, अमेंडमेंट बिल्स, लेकिन उनको अभी फाइनल एसेंट नहीं मिला है. तो जो पासड अमेंडमेंट्स है एज ऑफ नाउ देयर आर 104 अमेंडमेंट्स. जो लास्ट अमेंडमेंट हुई थी वो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए हुई थी. उसके बाद अब जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इतना एक्सटेंसिव है, इतना लेंथियस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, तो व्हाट आर द फैक्टर्स विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द एलिफेंटाइन साइज ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, ह्यूज साइज ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, bulkiness of this constitution? 4 factors are there. First factor is geographical factor. Geographical factor में हम कहेंगे vastness of the country and its diversity. Geographical factor is the first factor which is responsible for the bulkiness of the Indian Constitution. और इस geographical factor में आता है vastness of the country and its diversity. Second factor is historical factor. हिस्टोरिकल फैक्टर में हम देखते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है, उसकी काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहा है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे, क्योंकि ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ये खुद भी काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंसिव था. तीसरा है सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द कंट्री एज वेल एज द स्टेट्स. वी नो दैट इंडिया कॉन्सिस्ट्स ऑफ 28 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरीज. कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ एक है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए, तो दिस इज आल्सो ए फैक्टर विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द बाल्किनेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. लास्ट बट नॉट लीस्ट द डोमिनेंस ऑफ लीगल ल्यूमिनरीज. जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो थी उसमें काफ़ी ज़्यादा उन लोगों की ज़्यादा डोमिनेंस थी जिनका लॉ का बैकग्राउंड था, लीगल ल्यूमिनरीज. वी नो कॉन्स्टिट्यूशन इज इट्सेल्फ ए फंडामेंटल लॉ.
So this was the reason why Indian Constitution was too much bulky. Second feature Indian Constitution का क्या है? Drawn from various sources. मुख्तलिफ sources का हमने फ़ायदा उठाया है, मुख्तलिफ sources से हमने Constitution को ड्रा किया है. डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने खुद कहा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैज हिमसेल्फ said, proudly said, that the Constitution of India has been framed, that the Constitution of India has been framed after ransacking all the known constitutions of the world. मैंने आपको पहले ही कहा कि ऑलमोस्ट 80 कॉन्स्टिट्यूशंस को जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के जो मेकर्स थे उन्होंने 80 कॉन्स्टिट्यूशंस का सहारा लिया है भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में. 80 कॉन्स्टिट्यूशन जो उस वक्त प्रिवेलेंट कॉन्स्टिट्यूशन है उनको पढ़ा गया, उनको समझा गया, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज फ्रेम्ड. ऑलमोस्ट 80 कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द वर्ल्ड वायर ransacked. Sorry to say, it's actually 60 constitutions, 60 countries, constitution of 60 countries. Sorry to say, 60 countries की कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा गया, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फ्रेम किया गया. डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन से फीचर्स लाए गए, उनको पढ़ा गया और उसके बाद उनको अप्लाई किया गया ऑन इंडियन कंडीशंस, वेदर दे आर सूटेबल और नॉट. पहला है यूएसए. यूएसए से हमने क्या क्या लाया है? यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या लाया? पहला है फंडामेंटल राइट्स लाए हैं, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी लाई है, जुडिशियल रिव्यू लाया है, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट लाया है, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस एंड पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट. तो ये कुछ फीचर्स है जिनको हमने यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से बारो किया है. फंडामेंटल राइट्स, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशियल रिव्यू, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस एंड पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट. दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन जिससे हमने बहुत ज़्यादा फीचर्स बारो की है वो है ब्रिटेन. ब्रिटेन से हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम, रूल ऑफ लॉ, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, सिंगल सिटीजनशिप, कैबिनेट सिस्टम, प्रेरोगेटिव रिट्स, बाइकैमरलिज्म एंड पार्लियामेंट्री प्रिविलेज. ये कुछ फीचर्स है जिनको हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से बारो किया था. क्या क्या है? पार्लियामेंट्री सिस्टम, रूल ऑफ लॉ, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, सिंगल सिटीजनशिप, कैबिनेट सिस्टम, प्रेरोगेटिव रिट्स, बाइकैमरलिज्म एंड पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस. इनको हम अलग अलग इनकी एक्सप्लेनेशन अलग तरीके से होगी. उसके बाद हमने आयरलैंड कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या लाया? पहला है डीपीएसपी. डीपीएसपी का मतलब है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. उसके बाद नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू राज्यसभा. वी नो राज्यसभा में कुछ मेंबर्स ऐसे होते हैं जिनको हम नॉमिनेट करते हैं, तो ये प्रोविजन हमने आयरलैंड कॉन्स्टिट्यूशन से लाया है. एंड मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट का इलेक्शन किस तरीके से करेंगे उसका तरीका क्या होगा वो भी हमने आयरलैंड कॉन्स्टिट्यूशन से बारो किया है. उसके बाद वीमेयर रिपब्लिक, दैट इज जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन. जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लाया है सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी. जब इमरजेंसी नाफिज होती है अंडर आर्टिकल 352, जब इमरजेंसी कॉन्स्टिट्यूशन में नाफिज होती है अंडर आर्टिकल 352, इन केस देयर इज वार सिचुएशन, इंटरनल डिस्टर्बेंस या कोई कैलामिटी है, तो उस वक्त हम कॉन्स्टिट्यूशन, उस वक्त हम कंट्री में इमरजेंसी नाफिज कर सकते हैं. तो ये प्रोविजन हमने लाया है वीमेयर रिपब्लिक. ये कहता है कि फंडामेंटल राइट्स जो आप लोगों के होते हैं अंडर आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली दे गेट सस्पेंडेड. उसके बाद कनाडा से हमने क्या क्या लाया? कनाडा से हमने लाया है फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर. जो हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जब हम फेडरेशन देखते हैं तो हम देखते हैं ज़्यादा टिल्ट सेंटर की तरफ है, तो ये प्रोविजन हमने कनाडा से लाया है. दूसरा है रेजिडुअरी पावर्स लाइंक विद सेंटर. ये जो रेजिडुअरी पावर्स होते हैं वो पावर्स जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है वो सेंटर के पास होते हैं. ये प्रोविजन भी हमने कनाडा से लाया है. तीसरा है अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर्स बाय सेंटर. ये जो स्टेट गवर्नर्स होते हैं उनको सेंटर अपॉइंट करता है. उसके बाद हमने देखा है एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. जो एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन सुप्रीम कोर्ट की होती है वो भी हमने कनाडा से लाई है. उसके बाद यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत एंड सोशलिस्ट रिपब्लिक या प्रेजेंट रशिया जिसको हम कहते हैं, तो वहाँ से लाया हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़. फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमने कहाँ से लाई है? यूएसएसआर से. और जो जहाँ तक फंडामेंटल राइट्स का ताल्लुक वो हमने कहाँ से लाया है? यूएसए से. फंडामेंटल ड्यूटीज़, उसके बाद जस्टिस. लेकिन
तीन किस्म का जस्टिस, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस, जो सीधे प्राइम्बल में दिए गए हैं, ये भी हमने यूएसएसआर से लाए हैं। उसके बाद फ्रांस से हमने लाया है रिपब्लिक। प्रोविजन ऑफ रिपब्लिक वाज बारोड बाय फ्रांस एंड आल्सो द आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, जो प्राइम्बल में दिए गए हैं, ये भी हमने फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से लाए हैं। उसके बाद ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या लाया है? पहला है कनकरेंट लिस्ट। वो नो जब हम इंडियन फेडरेशन की बात करते हैं तो पावर्स डिवाइड होते हैं। सेंटर के पास पावर्स होते हैं, स्टेट के पास पावर्स होते हैं। जो सेंटर के पास होते हैं उनको हम कहते हैं सेंट्रल लिस्ट, जो स्टेट के पास होते हैं उनको हम कहते हैं स्टेट लिस्ट। लेकिन कुछ पावर्स ऐसे होते हैं जो दोनों के पास होते हैं, उसको हम कहते हैं कनकरेंट लिस्ट में दिए गए होते हैं। ये कनकरेंट लिस्ट हमने ऑस्ट्रेलिया से लाया है। फ्रीडम ऑफ ट्रेड, ये भी हमने ऑस्ट्रेलिया से लाया है। कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, ये भी हमने ऑस्ट्रेलिया से लाया है। और कभी कभार पार्लियामेंट में कोई क्वेश्चन ऐसा होता है जब दोनों हाउसेस को जॉइंटली बैठना पड़ता है, जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट, ये प्रोविजन भी हमने ऑस्ट्रेलिया से लाया है। उसके बाद जापान कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लाया है प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। कोई जो इफेक्टिव लॉ किसी पर्टिकुलर अथॉरिटी, पार्लियामेंट या किसी भी अथॉरिटी ने बनाई होगी, उसके अच्छा तरीके से प्रोसीजर करना है। लॉ को पूरी लॉ अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर यू हैव टू फॉलो ए लॉ, दैट्स कॉल्ड प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। उसके बाद साउथ अफ्रीका से हमने लाया है प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट, क्योंकि वी नो वी हैव टू चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन एज पर द डिमांड्स, एज पर द नीड्स ऑफ द पीपल। तो फॉर दैट वी हैव टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। किस तरीके से अमेंड करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन को, ये प्रोसीजर हमने साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से लाया है। और इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा में जो मेंबर्स होते हैं उनका इलेक्शन किस तरीके से करेंगे, ये भी हमने साउथ अफ्रीका से लाया है। उसके बाद है these were some of the provisions that were borrowed from outside constitutions of the world India, but there were certain acts which were passed by British government from time to time. One among them is Government of India Act 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से भी काफ़ी ज़्यादा प्रोविजन, काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन में। इनफैक्ट ऐसा कहा जाता है 3/4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम दिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। you realize that 3/4, that means almost 75% of constitution has been borrowed from government of India Act 1935। कैसे? फेडरल स्कीम इंडिया में कैसी होगी, ये हमने यहाँ से लाया है। ऑफिस ऑफ द गवर्नर, ये भी हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लाया है। जुडिशरी कैसी होगी, ये भी हमने यहाँ जुडिशल प्रोविजन, ये भी हमने यहीं से लाया है। PSCs, पब्लिक सर्विस कमीशन, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने दिया था, या RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये भी हमने यहीं से लाया था। इमरजेंसी प्रोविजंस, ये भी हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से बारो किए थे। एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स, ये भी हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लाया था। सो दीज वेर सम ऑफ द सोर्सेज फॉर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। Provisions from different constitutions have been borrowed and they have been adjusted with Indian constitution as per the situation, as per the tuning of the Indian context। उसके बाद है blend of rigidity and flexibility। Indian constitution is partly rigid and partly flexible। Which constitution is rigid and which constitution flexible? First of all, we have to know about it. A rigid constitution is one that requires a difficult and special procedure for amendment। अगर amendment लाने के लिए कोई difficult procedure होगा, अगर constitution को amend करने के लिए एक difficult procedure अपनाना होगा, एक special provision अपनाना होगा, या constitution को amend करना काफ़ी difficult होगा, तो उसको हम कहते हैं rigid constitution। अगर कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए एक डिफिकल्ट तरीका अपनाना होगा, तो उसको हम कहते हैं इट्स अ रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, a special provision, a special procedure। ऑन द अदर हैंड कोई कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा होता है जो हम ऑर्डिनरी लॉ के तहत अमेंड कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे जहाँ तक रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन का ताल्लुक है, सबसे रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया में अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है, और सबसे फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन अगर हम बात करेंगे तो वो है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा है जो पार्टली फ्लेक्सिबल है, जो पार्टली रिजिड है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जिनको हम ऑर्डिनरी तरीके से
अमेंड कर सकते हैं, पास कर सकते हैं। और कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जिनको पास करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है। वहाँ पे मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी एक तो पार्लियामेंट में चाहिए और दूसरी स्पेशल मेजॉरिटी आपको स्टेट से भी कंसर्ट मिलनी चाहिए। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ए ब्लेंड, इज अ मिक्सचर ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। उसके बाद फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इट्स यहाँ स्ट्रक्चर इसका ऐसे दिया गया है, ये फेडरल लग रहा है, लेकिन स्प्रिट जो इसका लग रहा है वो काम कैसे कर रहा है, दैट इज यूनिटरी। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश द फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है ये फेडरल सिस्टम देता है। इसमें दोनों फीचर्स, इसमें अगर हम फेडरेशन के फीचर्स देखेंगे तो फेडरेशन के फीचर्स होते हैं, टू गवर्नमेंट होती है, डुअल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। ये भी इंडिया में हमें मिलता है। डिवीजन ऑफ पावर्स होता है, वो भी पावर्स भी डिवाइड किए गए हैं। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, वो भी तो है। सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन इज आफ्टर ऑल सुप्रीम। रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड भी है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी भी है और बाइकैमरलिज्म भी है। ये ऐसे फीचर्स है जो किसी कॉन्स्टिट्यूशन को रिजिड बनाते हैं। और साथ ही में कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ फीचर्स ऐसे भी हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन को यूनिटरी बनाता है, जैसे ए स्ट्रॉन्ग सेंटर है, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, सिंगल सिटीजनशिप है, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर बाय द सेंटर है, ऑल इंडिया सर्विसेज है, इमरजेंसी प्रोविजंस हैं। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे फीचर्स भी है कि ये हमें फेडरल दिखता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे फीचर्स भी है कि ये हमें यूनिटरी दिखता है। इनफैक्ट कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी वर्ड फेडरेशन इस्तेमाल नहीं हुआ है। इनफैक्ट जो आर्टिकल 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहता है इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, इट इज नॉट सेइंग फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। तो ये क्यों दिया गया है, इसकी भी दो रीजंस है। एक रीजन ये है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो फेडरेशन है इट हैज नॉट कम इनटू एग्जिस्टेंस बिकॉज ऑफ एनी एग्रीमेंट, कोई एग्रीमेंट इनके बीच नहीं हुआ है। दूसरा है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो स्टेट्स है उनको ये राइट नहीं कि राइट टू सिसीड, वो फेडरेशन से बाहर नहीं निकल सकते हैं। तो दिस इज द रीजन व्हाई वर्ड फेडरेशन हैज़ नॉट बीन यूज्ड। और इंडियन फेडरेशन को मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ तरीके से समझते हैं। के.सी. वीरे का कहना है कि इंडिया इज अ क्वाजी फेडरल कंट्री। अगर हम मोरिस जोनस का सुनेंगे, मोरिस जोनस कहता है इंडिया हैज अ बारगेनिंग फेडरलिज्म। ग्रेनवाइल ऑस्टिन कहता है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। और आइवर जेनिंग्स कहता है फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी। उसके बाद है पार्लियामेंट्री सिस्टम। अगर हम ये भी एक अहम फीचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, पार्लियामेंट्री सिस्टम। पार्लियामेंट्री सिस्टम को हम एक और नाम से जाते हैं वेस्ट मिनिस्टीरियल मॉडल ऑफ गवर्नमेंट। वेस्ट मिनिस्टर जगह है जहाँ पे पार्लियामेंट बैठता है ग्रेट ब्रिटेन में, क्योंकि आफ्टर आर द मदर ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम इज ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन इज नोन एज द मदर ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। तो इसीलिए इसे वेस्ट मिनिस्टीरियल मॉडल ऑफ गवर्नमेंट भी कहते हैं। As far as India is concerned, India has adopted this parliamentary form of government not only at the central level but also at the state level. States में भी central parliamentary form of government अपनाई जा रही है। तो what are some of the features of this पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? पहला है प्रेजेंस ऑफ नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव। आप देखोगे इंडिया में ड्यूअल एग्जीक्यूटिव है। ड्यूअल एग्जीक्यूटिव मतलब है एक है प्रेसिडेंट, वो भी एक एग्जीक्यूटिव है बिकॉज आफ्टर ऑल ही इज अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, ही इज एग्जीक्यूटिव। Not only president but also prime minister heading the council of ministers। कैबिनेट भी एक एग्जीक्यूटिव है, प्रेसिडेंट भी एक एग्जीक्यूटिव है। इसको हम कहते हैं ड्यूअल एग्जीक्यूटिव। जहां प्रेसिडेंट ड्यूअल एग्जीक्यूटिव है, वहीं जहां प्रेसिडेंट नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है, वहीं पे हम देखते हैं जो प्राइम मिनिस्टर है अलॉन्ग विद हिज कैबिनेट, दैट्स अ रियल एग्जीक्यूटिव। सभी एग्जीक्यूटिव पावर्स प्रेसिडेंट के नाम पे दिए गए हैं अंडर आर्टिकल 53, लेकिन इनको एक्सरसाइज कौन करता है? इनको एक्सरसाइज करता है प्राइम मिनिस्टर। दूसरा है मेजॉरिटी पार्टी रूल। इंडिया में इट्स द मेजॉरिटी पार्टी। कोई भी पार्टी पार्लियामेंट में अगर उसने मेजॉरिटी हासिल की होती है वो गवर्नमेंट बनाती है। बट सिंस
last decade of the 20th century, what we have witnessed in India, we are witnessing coalition governments. क्योंकि it's not one party who is gaining the majority on its own, but it's a coalition of political parties who form government, who establish government at central level. So, but since 2014, what we have witnessed, what we have seen the saffronization of Indian politics. We have seen that BJP is gaining absolute majority, and along with NDA, it's having large number of seats in the parliament. So majority party rule. उसके बाद collective responsibility of the executive to the legislature. तीसरा फीचर ये है कि collective responsibility of the executive to the legislature. Parliamentary form of government में ये भी है कि ये जो कैबिनेट होता है, कैबिनेट is responsible before lower house of parliament. That's लोक सभा in case of India. बट प्रेजेंटली क्योंकि जो बीजेपी है इसकी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है, देयर आर वेरी लिटिल चांसेस दैट इट विल फॉल, इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी में गेट डाइल्यूटेड. उसके बाद है डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा, मेंबरशिप ऑफ द मिनिस्टर्स इन द लेजिस्लेचर. इन केस यू हैव टू बिकम अ मिनिस्टर, अगर आप मिनिस्टर हो तो विद इन 6 months you have to be a part of the legislature. If you are an independent candidate, you are a minister, you have to get the membership of any political party within 6 months. उसके बाद डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा को डिसॉल्व भी करते हैं. देयर इज नो परमानेंट टेन्योर एज फार एज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज कंसर्न. पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में फिक्स्ड टेन्योर नहीं होता है गवर्नमेंट का. गवर्नमेंट 5 साल से पहले ही, आम हालतों में 5 साल होते हैं. गवर्नमेंट 5 साल से पहले ही ब्रेक हो सकती है ओवर एनी इशू इन इफ इट इज हैविंग लेस मेजॉरिटी, या गवर्नमेंट की लाइफ को हम, टेन्योर को हम, पीरियड को हम एक्सटेंड कर सकते हैं इन केस ऑफ इमरजेंसी. गवर्नमेंट के टेन्योर को हम एक्सटेंड कर सकते हैं इन केस, या गवर्नमेंट 5 साल से पहले ही ब्रेक हो सकती है इन केस इट्स नॉट हैविंग एब्सोल्यूट मेजॉरिटी इन पार्लियामेंट. इन केस इट फेल्स to fails फ्रॉम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस. उसके बाद लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर. पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में एक अहम फीचर ये भी है लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर. इसमें लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर होती है, इसको हम प्राइम मिनिस्ट्रियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी कहते हैं. इसमें सबसे अहम पर्सन जो होता है वो होता है प्राइम मिनिस्टर. अगर हम देखेंगे कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इंडिया ने कहाँ से लाया है, इंडिया ने ये ब्रिटेन से लाया है, लेकिन इट्स हैविंग सम डिफरेंसेस एज फार इट इज हैविंग सम डिफरेंसेस एज कंपेयर टू ब्रिटिश पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. ब्रिटिश पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या है, वहाँ पे ये है कि वहाँ पे हेरिडेटरी मोनार्क होता है, लेकिन इंडिया में जो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होता है, दैट इज प्रेसिडेंट, वो इलेक्टेड होता है. In short, what we have discussed today, we have discussed features of Indian Constitution. I have already told you that Indian Constitution was made by Constituent Assembly, adopted on 26 November 1949, जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशन दिवस भी कहते हैं 26 नवंबर को. और अडॉप्ट और एनेक्ट कब हुआ, इम्प्लीमेंट कब हुआ, एनफोर्सड कब हुआ, 26 जनवरी 1950. फीचर्स मैंने बोला लेंथीएस्ट और बल्किएस्ट है. उसके बाद मैंने बोला हमने इसको डिफरेंट सोर्सेज से ड्रा किया है, बारो किया है. उसके बाद तीसरा जो फीचर था वो था रिजिड एंड फ्लेक्सिबल. ये दोनों है, रिजिड भी है, कुछ प्रोविजन ऐसे है जो रिजिड है, कुछ प्रोविजन ऐसे है जो कॉन्स्टिट्यूशन को फ्लेक्सिबल बनाते हैं. उसके बाद मैंने ये भी बोला है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये फेडरल सिस्टम है विद यूनिटरी बयास. यहाँ पे ज़्यादा टिल्ट जो है वो सेंटर की तरफ. 5वां जो मैंने बोला है वो बोला कि इंडिया हैज़ अडॉप्टेड पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, जिसको हम वेस्ट मिनिस्ट्रियल मॉडल भी कहते हैं. ये हमने ना सिर्फ सेंट्रल लेवल पे बल्कि स्टेट लेवल्स पे भी हमने इसको अडॉप्ट किया है. यहाँ पे ड्यूअल एग्जीक्यूटिव होता है, नॉमिनल और रियल. यहाँ पे मेजॉरिटी पार्टी का रूल होता है, वो पार्टी जो इलेक्शंस में मेजॉरिटी हासिल करती है उसी की गवर्नमेंट बनती है. उसके बाद मैंने बोला है यहाँ पे कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. जो कैबिनेट होता है, जो गवर्नमेंट होता है, जो एग्जीक्यूटिव होता है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू द लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट. उसके बाद मैंने बोला है कि मेंबरशिप ऑफ द मिनिस्टर्स, जो मिनिस्टर्स बनते हैं इन केस दे आर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स, उनको मेंबरशिप हासिल करनी पड़ती है लेजिस्लेचर की, और उसके लिए जो उनके पास टाइम होता है दैट इज 6 months. अगर आपको पता होगा जो भी महाराष्ट्र में जो उद्धव ठाकरे की जो सरकार है, उद्धव ठाकरे खुद इंडिपेंडेंट थे, तो उसको लेजिस्लेचर की मिनिस्ट्री हासिल करनी है. उसके बाद डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा. सॉरी टू से अबाउट उद्धव ठाकरे, डिसोल्यूशन कभी कभार हम देखते हैं
मोस्टली जो ये प्राइम मिनिस्टर्स थे वो लोकसभा से आते हैं, लेकिन इंडिया में एक्सेप्शन है। मनमोहन सिंह जो थे वो राज्यसभा से थे, जो इंदिरा गांधी थी वो राज्यसभा थे, दे बिकेम द प्राइम मिनिस्टर्स। उसके बाद डिजोल्यूशन ऑफ द लोकसभा, लोकसभा के टेन्योर को आप डिजॉल्व कर सकते, लोकसभा को आप डिजॉल्व कर सकते हैं बिफोर 5 ईयर्स, और आप उसको एक्सटेंड भी कर सकते हो। उसके बाद लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, जो ये है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में सबसे अहम जो होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होती है, इसी को इसलिए इसको हम प्राइम मिनिस्ट्रियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी कहते हैं। उसके बाद हम देखेंगे जो बाकी फीचर्स हैं उनको हम डेली रूटीन पे पढ़ेंगे। आई थिंक इट वाज एनफ फॉर टुडे। वी नो वी आर पासिंग थ्रू ए पैंडेमिक, coronavirus pandemic. During these days it will be better on the part of people to stay at home. That will be good for us, also for the society. Stay home, stay safe. Thank you.